आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम टीडीएस देख लेंगे ना। लेट्स सी टीडीएस टुडे। टीडीएस के अंदर आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि जो पेयर ऑफ इनकम होता है, जो इनकम पे करता है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स कट कर लेता है और रिमेनिंग इनकम पेई को दे देता है, और जो वो टैक्स करता है वो गवर्नमेंट के पास जमा कर देता है। इट्स काइंड ऑफ एन एडवांस टैक्स जो आपका किसी ने पे कर दिया है, आपका आपके अमाउंट में से कुछ टैक्स कट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होता है कि कौन सी इनकम पे टीडीएस कटेगा, कौन टीडीएस काटेगा, किसका टीडीएस कट किया जाएगा, किस रेट से टीडीएस कट किया जाएगा, कब टीडीएस नहीं कट किया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है। इसको ना थोड़ा सा आप जितना लिख कर देखोगे ना, थोड़ा सा लिख कर देखोगे तो याद होने के चांसेस ज्यादा है। मैं आपको ना एक ऐसी टेबल, एक फॉर्मेट बता दूंगा आपको। देखो, मैं एक ऐसा फॉर्मेट बता दूंगा कि इस फॉर्मेट में ना क्या करना कि ये आपने एक जगह लिख दिया कि कौन से टाइप ऑफ पेमेंट पे टीडीएस कट होता है, टीडीएस कौन कट करता है, डिडक्टी कौन होता है, टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है और एक्सेप्शन क्या होता है। अगर आपने एक टेबल बनाई और इस फॉर्मेट में सब चीजों को, सारे सेक्शंस को एक बार अपने हाथ से लिख के देख लिया फास्ट फास्ट, तो भैया फायदा हो जाएगा, है ना। आपको याद हो जाएगी चीजें, अल्टीमेटली याद। और इसको है ना एग्जाम के बहुत पहले, एक दिन पहले देखना ही पड़ेगा, इवन सुबह सुबह भी देख के जाना पड़ेगा, तो याद रहता है। चलिए, एक चीज आपको ये याद रखनी, जनरली बिजनेस नेचर के ट्रांजेक्शन्स पर ही टीडीएस कट होता है। बिजनेस नेचर के ट्रांजेक्शन्स पर ही टीडीएस कट होता है। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ 194 आई। 194 आई रेंट के ऊपर। अगर आपने किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हो, आपने ऑफिस लिया, आपने दुकान ली, आपने फैक्ट्री ली है, आप उसके लिए किराया पे करते हो, तो रेंट पे करते टाइम आपको टीडीएस काटना पड़ सकता है। जो टीडीएस काटेगा वो कौन होगा, डिडक्टर कौन होगा। जनरली छोटे मोटे इंडिविजुअल और एचजीएफ के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी अगर ये पेमेंट कर रहे हैं तो इनको तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा। एओपी, बीओआई, इनको तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा बेटा। लेकिन इंडिविजुअल एचजीएफ रेंट का जब पेमेंट करते हैं तो टीडीएस तभी काटेंगे, रेंट का टीडीएस तभी काटेंगे जब, बट अभी एक सेकंड हिमांशु, अभी बीच में आप, मैं बता दूंगा आपको अभी आपने जो पूछा है, बट अभी इस पे ध्यान दीजिए। आपने रेंट का टीडीएस तभी काटेंगे जब उनका टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ या 50 लाख को एक्सीड करता है। 1 करोड़ या 50 लाख को एक्सीड करता है। ठीक है साहब। अच्छा, ये टर्नओवर एक्सीड करता है, ये कब देखना है? ये टर्नओवर एक्सीड करता है तब देखना है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में नहीं। अगर आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कम था तो आपको इस साल टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इवन तो आपका टर्नओवर इस साल एक्सीड भी हो जाए, अगले साल से आप टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। टीडीएस किसका काटना है? तो बच्चों रेसिडेंट का टीडीएस काटना होगा। 194 आई में टीडीएस कब काटते हैं? 194 आई में हमें जो टीडीएस काटना होता है वो रेंट का पेमेंट करते टाइम टीडीएस कट करना है, या फिर जब हम बुक्स में एंट्री पास करेंगे, सामने वाले की बुक्स, सामने वाले के लिए हम बुक्स में एंट्री पास करेंगे, हम अपनी एंट्री में डालेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट करके उस व्यक्ति का नाम को क्रेडिट करेंगे। तो फिर उस केस में एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। मान लो ड्यू की एंट्री पास कर रहे हो, रेंट ड्यू करने की एंट्री पास कर रहे हो, उसी टाइम टीडीएस काट लेना। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट टू दैट पर्सन और टू टीडीएस करके, और जो टीडीएस आपने काटा है वो गवर्नमेंट को आपको जमा करना पड़ेगा। फिर बात ये आती है कि 194 आई में किस रेट से आप टीडीएस कट करते हैं। तो 194 आई के अंदर 2% से टीडीएस कट करना है अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो, और इसके अलावा कोई और अदर असेट्स का आपको टीडीएस कट करना है तो 10% से टीडीएस कट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह था कि 2,40,000 तक का आपको रेंट पे करना है तो टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी से बिल्डिंग किराए पे ली और उसका किराया 2 लाख रुपए है साल का, मुझे उसे टीडीएस कट नहीं करना है। मैंने किसी से प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ली, उसका किराया है 2,80,000 रुपए का, तो मुझे टीडीएस कट करना पड़ेगा 2,80,000 का 2%, प्लांट एंड मशीनरी है तो। अब ये देखो, ये 2,40,000 की लिमिट पेयर के एंगल से नहीं है, ये किसके एंगल से है? पेई के एंगल। जब तक किसी पेई का अमाउंट 240 से ज्यादा ना हो जाए तो उसका टीडीएस मत काटना। ये 240 सारी असेट्स का मिलाकर रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से मशीन भी किराए पे ली और बिल्डिंग भी किराए पे ली। मशीन 2 लाख की किराए पे ली है साल भर की, और बिल्डिंग 1 लाख किराए पे ली, 3 लाख का आपने पेमेंट किया है। 3 लाख पे टीडीएस कट करोगे, 1 लाख के ऊपर 10% से करोगे, और 2 लाख के ऊपर 2% से आपको टीडीएस कट करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ और बातें भी मैं आपको बता देता हूं।
हाँ, मैं डाल दूंगा, दे दूंगा आपको पीडीएफ। कुछ और बातें बता देता हूँ बच्चों। ये क्या होता है कि एक सर्कुलर नोटिफिकेशंस के हिसाब से मैं आपको ये चीजें बात कर रहा हूँ। नो टीडीएस ऑन कोल्ड स्टोरेज चार्जेस अंडर सेक्शन 194I। अगर आप अपने गुड्स को कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हो और उसके लिए क्या कर रहे हो, कोल्ड स्टोरेज के चार्जेस पे कर रहे हो, तो उस पे 194I में टीडीएस कट नहीं होगा। फिर एक बात ये भी याद रख सकते हो, है ना, चांसेस कम है इसके एग्जाम में आने के। नो टीडीएस ऑन पैसेंजर सर्विस फीस कलेक्टेड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी फ्रॉम एयरलाइंस। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटीज एक फीस कलेक्ट करती है एयरलाइंस से, तो उसका जो एयरलाइन पेमेंट कर रही है उसके ऊपर भी टीडीएस 194I में कट नहीं होगा। जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर भी टीडीएस कट नहीं होगा। और लमसम पेमेंट फॉर लॉन्ग टर्म बिल लीव विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर ले रहे हैं और इनिशियल लमसम पेमेंट कर रहे हैं, जनरली ये लोग कहना चाहते हैं कि रेंट जो होता है वो रेगुलर इंटरवल पर पे किया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म लीज में लमसम रेंट एक साथ पे कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस कट नहीं होगा। तो मतलब तीन बातें याद रखनी है। कौन सी चीजें, कोल्ड स्टोरेज के जो हम पेमेंट करते हैं उस पर 194I में टीडीएस कट नहीं होगा। एयरलाइंस एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट फीस क्या करती है, पे करती है, पैसेंजर सर्विस फीस पे करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी को, उसके ऊपर भी टीडीएस कट नहीं होगा। जीएसटी कंपोनेंट पे भी टीडीएस कट नहीं होगा, बट जीएसटी सेपरेटली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। एंड फिर लमसम पेमेंट, लमसम लीज पेमेंट के केस में, लमसम लीज पेमेंट के केस में भी यहां पर टीडीएस की बात नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, नो टीडीएस ऑन डिपॉजिट्स बच्चों। नो टीडीएस ऑन डिपॉजिट मतलब अगर आपने डिपॉजिट का दिया है, रेंट पे लिया है जब, तो उस पर टीडीएस मत कट करना। लेकिन अगर उसने डिपॉजिट को रेंट की तरह यूज कर लिया है, आपने बोला कि मैं आखिरी 2 महीने का किराया नहीं दूंगा, जो मेरा डिपॉजिट है उसको रेंट की तरह यूज कर लेना, तो फिर अब क्या कट करना पड़ेगा, टीडीएस। ओके, नेक्स्ट बात आती है 194H की। 194H में कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर दोस्तों टीडीएस कट होता है। कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर क्या होगा, टीडीएस कट होगा। डिडक्टर कौन होगा, तो इसको अब देखो 194I में याद रख लिया तो उसको रिलेट कर लो। 194I का जो डिडक्टर है वो यहाँ पे डिडक्टर से डिडक्टिव रेसिडेंट का ही यहाँ पर क्या कट करेंगे, टीडीएस। टाइम, किस टाइम पे टीडीएस कट करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। फिर अच्छा देखो, ये आप याद रखना, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये अभी करंट क्लास को पढ़ा रहा था, इनके मॉड्यूल में चेंजेस है। आप लोग याद रखना कि कमीशन के ऊपर 5% से क्या कट होगा, टीडीएस कट होगा। अभी एक्चुअली 1 अक्टूबर से चेंज आ गया है, 1 अक्टूबर से इसमें रेट कितने हो गए हैं, 2% हो गए हैं। वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखो मैंने ये लिखा है कि 30 सितंबर 24 तक जो है उसके रेट कितने हैं, 5%। मतलब आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन कहां से आएंगे, 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 के। तो आपको टीडीएस की रेट कितने रखनी है, 5%। और कमीशन ब्रोकरेज में याद रखना कि 15,000 तक का आप क्या पे करेंगे, 15,000 तक का टीडीएस आप पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। 15,000 से ज्यादा पेमेंट करेंगे तो पूरे अमाउंट के ऊपर 10% से टीडीएस कट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 194H में आता है इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस कट करेंगे। इंश्योरेंस कमीशन कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आप किसी रेसिडेंट एजेंट को क्या कर रहे हैं, रेसिडेंट एजेंट को आप कमीशन पे कर रहे हैं तो टीडीएस कट करना। बच्चों रेट सेम है, रेट 5% रहेगी और कितनी रहेगी, 15,000। अगर 15,000 तक का इंश्योरेंस कमीशन मिलता है तो टीडीएस कट नहीं होगा, और 15,000 से ज्यादा इंश्योरेंस कमीशन मिलता है तो पूरी अमाउंट के ऊपर टीडीएस कट हो जाएगा 5% से। 194D, तो जहां पे भी कमीशन हो ना, सुनो 194H, 194G और 194D। तो 194G में क्या था, लॉटरी कमीशन करके था, तो लॉटरी कमीशन में भी क्या था, 5% और 15,000। तो जहां पर भी कमीशन है वहां 5% और कितना है, 15,000 है। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है, दैट इज 194C। 194C जो है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे हमको टीडीएस कट करना होता है, बट एक बात याद रखना, व्हाट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने बोला है कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट को भी क्या मानते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। जनरली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दैट इज ऑल टुगेदर दी वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मैंने किसी को बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ऑफिस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, या कुछ रिपेयर मेंटेनेंस रिनोवेशन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, विथ मटेरियल दिया, दैट इज ऑलवेज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। बट मैंने किसी को बोला कि मेरे को तो सिर्फ आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करूंगा, लेबर
आपको लेकर आनी है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूँ, तो नाटा अकेडमी ने भी रिनोवेशन कराया, उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे वो टीडीएस कट करेंगे। एडवर्टीजमेंट का हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो हम उसके पेमेंट करेंगे तो टीडीएस कट करेंगे। रेडियो मिर्ची पे हमने ब्रॉडकास्ट करने का दिया है तो भैया उसके ऊपर रेडियो मिर्ची वालों को भी हम पेमेंट करेंगे तो टीडीएस कट होगा। टेलीकास्टिंग टीवी पे ऐड दिया है तो भी क्या होगा, टीडीएस कट होगा। केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है एकेडमी ने तो ऑब्वियसली बात है टीडीएस का कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस यहां पर कट होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट है तो भी हमें टीडीएस कट करना पड़ेगा। अगर हम जीटीए को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो फिर उस केस में हमें टीडीएस कट करना पड़ेगा। लेकिन रेलवे से अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तब ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई हमारे एम्प्लॉइज को, पीतमपुर में कंपनी है, एम्प्लॉइज को इंदौर से अप डाउन करवाना रहता है, उसके लिए हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो भाई उसको हम जो पेमेंट करेंगे उसके पेमेंट पे हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। जॉब वर्क के ऊपर दोस्तों टीडीएस कट करना पड़ेगा, जॉब वर्क पे टीडीएस कट करना पड़ेगा। टीडीएस का क्वेश्चन कभी क्लब होके नहीं आएगा, 4 नंबर आपको सीधा सिर्फ टीडीएस के ही मिलेंगे। 4 क्वेश्चन सिर्फ 4 नंबर सिर्फ टीडीएस के, है ना। जॉब वर्क में ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, रेमंड कंपनी ने किसी टेलर को कॉन्ट्रैक्ट दिया और बोला शर्ट बना के देना, लेकिन कपड़ा किससे खरीदना, रेमंड से। बस इतना बोल दिया कि भाई शर्ट बना के देना, तेरे को जहां से कपड़ा लेकर आना है वहां से लेकर आ, तो 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। जॉब वर्क देने वाला ही क्या करे, रॉ मटेरियल दे, या फिर जॉब वर्क देने वाले का रिलेटिव कॉन्ट्रैक्ट दे, जॉब वर्क करने वाले का रिलेटिव रॉ मटेरियल सप्लाई कर दे। रिलेटिव कौन, जो 48(2) में रिलेटिव होते हैं, सेक्शन 48(2) में जो रिलेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट तो वो दे ही रहा है, लेकिन उसके रिलेटिव क्या कर दे, रॉ मटेरियल सप्लाई कर दे, तो भी चल जाएगा। तो 194C में आपको टीडीएस कट करना है। एंड दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम के ऊपर भी आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम का मतलब यह है कि जैसे कोई सीरीज है जो आपने नेटफ्लिक्स के बोलने पे बनाई है, तो नेटफ्लिक्स जो आपको पेमेंट करेगा उसके ऊपर वो टीडीएस काट लेगा। लेकिन आपने अगर कोई फिल्म बनाई है और उसको आप नेटफ्लिक्स पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए पेमेंट मांग रहे हैं, तो फिर नहीं आएगा भाई, उसके लिए नहीं आएगा ना। जॉब वर्क वाला फिर से बता देता हूं, देखो मैंने किसी को जॉब वर्क दिया और मैं उसको पेमेंट करूंगा तो उसमें टीडीएस 194C में काटना पड़ेगा, बट शर्त यह है जिसको मैंने जॉब वर्क दिया उसको रॉ मटेरियल मैं सप्लाई करूं या मेरा रिलेटिव सप्लाई करे, इतनी सी बात है। तो 194C एप्लीकेबल होगा। मैं रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा हूं या मेरा रिलेटिव सप्लाई नहीं कर रहा है, वो रॉ मटेरियल खुद खरीद के क्या कर रहा है, मेरे हिसाब से काम करके दे रहा है, तो उसमें 194C एप्लीकेबल नहीं है। इट्स नॉट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देन। लेकिन बच्चों सुनो, बट ये सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके से सेल ऑफ गुड्स हो गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसको तो मुझे क्या कर रहा है, शर्ट बेच रहा है, तो 194Q लग सकता है। सो क्या लग सकता है, 194Q, क्योंकि 194 तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर अप्लाई एप्लीकेबल होता है, तो वो हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट मींस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, नेटफ्लिक्स के कहने पे जैसा उनको मूवी चाहिए थी वैसा करके दिया। या अभी ना हमारी एकेडमी में वो कौन आया था, कोटा फैक्ट्री का क्या था यार, एक था वो बंदा, उसको बुलाया था तो उसने हमारे हिसाब से क्या बनाया, एड बनाया, तो हमने उसको उस तरीके से क्या किया है, पेमेंट किया कि हम जो चाहते हैं उसका आप पेमेंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम करके दो, ऐसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। नाउ डिडक्टर कौन होगा, तो डिडक्टर कौन होगा, इसके अंदर 194I वाला ही रहेगा, डिडक्टिव भी रेसिडेंट ही रहेगा। रेट रहेगा 1%। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचएफ को दिया है, रेसिडेंट ऑब्वियसली बात है सेक्शन ही रेसिडेंट के ऊपर अप्लाई होता है, और कंपनी के अलावा किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सॉरी इंडिविजुअल एचएफ के अलावा किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो फिर कितना करेंगे, 2%। तो कंपनी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उनका टीडीएस काटेंगे 2% से, और इंडिविजुअल एचएफ को दिया है तो उनका टीडीएस कट करेंगे 1% से। कब टीडीएस नहीं कट करना है, तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, अगर 30,000 तक का सिंगल पेमेंट करते हैं तो टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है, और अगर 30,000 से कम पेमेंट करते हैं लेकिन साल भर में 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा। एक बात और याद रखना कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल साल में कभी भी नहीं है, और वो पैन नंबर दे देता है, तो उसका पेमेंट 30 को भी एक्सीड कर जाए या लाख रुपए को भी एक्सीड कर जाए, उसका टीडीएस मत काटना है। 2 शर्तें, जीटीए हैविंग less than 10 or less than 10 या 10 or less than 10 or more vehicle in the
ईयर, उसके बाद 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, है ना, 10 तक चलेंगे, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, और वो पैन दे दे तो उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो नो टीडीएस ऑन पेमेंट टू जीटीएफ नंबर ऑफ व्हीकल डज नॉट एक्सीड 10 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर करके। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन था 194J। 1 लाख वाली लिमिट कैसे थी, आपने 25,000 का पेमेंट किया, फिर 29,000 का पेमेंट किया, फिर 29,000 का पेमेंट किया, बट ऐसा करते करते 1 लाख को क्या हो गया, एक्सीड हो गया, तो फिर आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन बोल दो, या इन दो बातों को ध्यान में रखकर आपको टीडीएस कट करना है। साथ में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं हो, जीटीए हो, 10 से ज्यादा व्हीकल ना हो। इसके बाद दोस्तों 194J करके, 194J में प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कट होगा। प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कट होगा 10% से, टेक्निकल फीस पे टीडीएस कट होगा 2% से, नॉन कॉम्पिटिंग फीस पे भी टीडीएस कट होगा यहाँ पे 10% से। नॉन कॉम्पिटिंग फीस वो है जो सेक्शन 28 में टैक्सेबल होती है। डायरेक्टेड फीस के ऊपर टीडीएस कट होगा 10% से। रॉयल्टी के ऊपर, अगर फिल्म से रिलेटेड रॉयल्टी तो 2% है, अदर रॉयल्टी तो टीडीएस कट होगा 10% से, और कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहे हो तो उनका टीडीएस काटना पड़ेगा 2% से। सी डिडक्टर, डिडक्टर 194I, है ना, सब ये कनेक्ट कर लिया अपन ने कि हाँ ये सब क्या है 194I, डिडक्टिव 194I, टाइम भी क्या है 194I। देखो ये कॉमन पेमेंट्स है बच्चों बिजनेस के, कौन कौन से, एक तो रेंट हो गया, कमीशन हो गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट का ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इधर से ये आपका ये सारी चीजें, प्रोफेशनल फीस हमें पे करनी पड़ती, तो ये जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी के लोगों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। डायरेक्टर, डायरेक्टर अगर जॉब पे है, डायरेक्टर जॉब पे है बच्चों, तो फिर उसके लिए 192 सैलरी लगेगा, उसके लिए सैलरी में टीडीएस कट होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आते हैं टेबल वेबल पे और वो सिटिंग फीस वगैरह लेके जाते हैं, वो वाले डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव शायद उनको बोलते हैं। फिर देखो दोस्तों, यहां पर एक्सेप्शन है 30,000 पापा, 30,000 पापा 30,000 तक का पेमेंट करेंगे तो टीडीएस कट नहीं होगा। लेकिन ये जो 30,000 पेमेंट है वो प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस दोनों का अलग अलग है, डायरेक्टर फीस का वो अलग अलग है, मतलब ये 30,000 यहाँ पर कंबाइन 194I में कंबाइन करके देखना था, यहाँ पर कंबाइन करके देखने की जरूरत नहीं रहने वाली, सेपरेट फॉर ऑल पेमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और डायरेक्टर के केस में 30,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको 5,000 का भी पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस में क्या फर्क होता है? प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस में देखो, एक प्रोफेशन कर रहे हैं तो एक बॉडी होती है जो उस प्रोफेशन को गवर्न कर रही होती है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ICAI, ICSI वगैरह ये सब हो गए। इन इन प्रोफेशनल बॉडी के अंदर जो काम करते हैं उन लोगों को जो पेमेंट करते हैं दोस्तों, वो प्रोफेशनल सर्विसेज में आता है। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात और बता देता हूँ, आपने पूछा है तो मैं एकदम क्लियर कर दूँ आपको वो चीज कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी, इंजीनियरिंग सर्विस को भी, आर्किटेक्चर सर्विसेज को भी, भला इनका कोई रिकॉग्नाइज बॉडी वगैरह नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर हो गया, सॉफ्टवेयर वाले हो गए, और आर्टिस्ट हो गए, आर्टिस्ट और क्रिकेटर्स, आर्टिस्ट और क्रिकेटर्स, इनको हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो भी ये 194J की प्रोफेशनल फीस में आएगा, 194J की प्रोफेशनल फीस में आएगा। अब आप बोलोगे सर सॉफ्टवेयर तो टेक्निकल कंसल्टेंसी हो गई ना, सुनना, तो सॉफ्टवेयर में दो पार्ट में एग्जांपल देके बताता हूं। एक क्वेश्चन था एग्जाम में, वो उस क्वेश्चन के एंगल से, ये फाइनल में क्वेश्चन था, या नहीं था, क्वेश्चन ये था कि भाई सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है ये गाइड कर दिया, इसके लिए जो पैसे मिले वो प्रोफेशनल फीस है, ये कंसल्टेंसी, ये क्या हो गई आपकी, ये कंसल्टेंसी लेकिन डिजाइन से रिलेटेड है, लेकिन सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो और उसको मेंटेनेंस और रिपेयर करके दे रहे हो तो वो टेक्निकल है। तो आपने मुझे दो पेमेंट करे, आपने मुझे दो पेमेंट करे, आपने सॉफ्टवेयर की डिजाइन भी मुझसे बनवाई तो उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा प्रोफेशनल फीस का, और आपने बनवाया भी मुझसे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा टेक्निकल सर्विसेज। लेकिन प्रोफेशनल फीस की 30 लिमिट अलग होगी, टेक्निकल की 30 लिमिट अलग होगी। सीएलरी ले रहा है सीए तो बेटा 192 लग जाएगा, तो टीडीएस, भाई आप कभी जॉब प्रोफेशन में हो ना, जैसे मैं प्रोफेशन में हूं तो मैं कहीं जॉब थोड़ी कर सकता बेटा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आप प्रोफेशन में दो जगह काम नहीं कर पाओगे।
ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट से। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रोफेशनल सर्विसेज इंक्लूड कौन सी, इंटीरियर सर्विसेज, आर्किटेक्ट सर्विसेज, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन। बच्चों स्पोर्ट्स पर्सन में सुनना सब आ जाएंगे। वो आईपीएल याद करना, आईपीएल याद करके उसमें एंकर्स वगैरह होते हैं, एंकर के बाद कमेंटेटर्स होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, कोच होते हैं, वो सब आ गया। विराट कोहली जो भी थे उसमें सब आ गए। इनका भी 194J में क्या कट होता है, टीडीएस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अगर डिजाइन से रिलेटेड देंगे तो भी प्रोफेशनल फीस, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस का काम करेंगे तो फिर टेक्निकल। 194 IB बच्चों ये था कि यार अदर रेट, सी आपको मैंने कहा था कि बिजनेस नेचर के ट्रांजैक्शन के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। आप मान लो पर्सनल नेचर, हमें शेयर कर दूंगा नहीं, अगर आप पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन करते हो तो फिर टीडीएस की बात नहीं आती। लेकिन बच्चों ये सेक्शन ऐसा है जहां पर आपको अपनी पर्सनल रेंट का पेमेंट करने होंगे तो भी टीडीएस कट करना पड़ जाएगा। या फिर एक ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर कम होगा उसको भी टीडीएस कट करना पड़ जाएगा 194 IB में। लेकिन 194 IB में टीडीएस सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का कट किया जाएगा। टीडीएस तभी कट किया जाएगा, टीडीएस तभी कट किया जाएगा जब मंथली रेंट 50,000 पर मंथ से ज्यादा का है। मान लो कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय को तो टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो अपने घर का किराया 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का दे रहा है तो फिर उसको टीडीएस कट करना पड़ेगा 5% से। इसमें डिडक्टर कौन होगा, इसमें डिडक्टर होगा ऐसा पर्सन जो 194I में कवर्ड नहीं है ना। पर्सनल पेमेंट ऑफ रेंट कर रहे हैं तो, या फिर टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल इज लेस देन 1 करोड़ या फिर 50 लाख, ये दोनों में से किसी भी केस में आ जाओ। भले ही आपका टर्नओवर ज्यादा है लेकिन आप बिजनेस नेचर का नहीं पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो क्या लग जाएगा, 194IB लग जाएगा। आपका टर्नओवर कम है, आप बिजनेस का कर रहे हो, आप पर्सनल का कर रहे हो, आपके ऊपर IB लग जाएगा। आप टीडीएस के साथ काटोगे, किसी रेसिडेंट का काटोगे, फिर किस रेट से काटोगे तो 5%। आपके लिए जो जहां जहां 2% लिखा है वो आप सब इग्नोर कर देना शीट में। आपके लिए तो 5% की रेट है सितंबर 24 तक। इसमें 50,000 से ज्यादा का रेंट पे करेंगे तो टीडीएस कट करेंगे। 50,000 रुपए पर मंथ है बच्चों। इसमें टाइम अलग है, टाइम अलग है। देखो अभी तक में क्या था, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे पहली बार टाइम चेंज हुआ है, यहाँ पर टाइम हमें टीडीएस कट करना पड़ेगा रेंट ऑफ द लास्ट मंथ से। जो भी लास्ट मंथ का रेंट होगा उससे, मान लो कि वो 9 महीने आपके वहां रहता है तो 50,000 इंटू कितना करेंगे, 9 है ना, सॉरी 55,000 का रेंट है तो 55,000 इंटू कितना करेंगे, 9। और जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 5% से टीडीएस कट कर लेंगे आखिरी महीने के, आखिरी महीने से, आखिरी महीने में। सर लैंड एंड बिल्डिंग पर तो 194I में कट सकता है ना, तो बेटा अगर वहां कट सकता है तो ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं ना। आप समझो, आपका टर्नओवर ज्यादा है और आप बिजनेस नेचर का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहीं कटेगा बेटा अश्मित। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जब पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन है तब थोड़ी कटेगा वहां पे, और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर कम होगा तब थोड़ी कटेगा वहां पे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। टाइमिंग फिर से बता दो, ठीक है बेटा टाइमिंग देख लो। सुन, 60,000 रुपए का किराया है, 60,000 रुपए पर मंथ का किराया, तो 60,000 इंटू 12 कर दे, कितना आ गया, 720। 720 है, मार्च का जब पेमेंट करेंगे ना, मार्च का जब पेमेंट, तो 720 का 5% टीडीएस कट कर लेंगे लास्ट में। तो 720 का 5% कर 36,000 आएगा। हाँ तो 720 का 5% 36,000 आया। तो आप आखिरी का मंथ का किराया कितना रहेगा, 60,000। 60 में से कितना काट दो उसका, 36 काट दो, खत्म करो उसको, बचा हुआ पेमेंट उसको कर दो। अगर सामने वाला अपना पेन नहीं देता है तो टीडीएस काटेंगे कितने परसेंट से, 20% से, है ना, 20% से काटेंगे। तो अब 720 का 20% कर तो एक कितना आएगा, जो मान, हाँ 144 आ रहा है। लेकिन अपना आखिरी मंथ का किराया कितना है, पूरा काट लेना उसको, कुछ मत देना इससे ज्यादा। फिर बाकी का सर क्या करेंगे एक्स्ट्रा का, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आखिरी मंथ से इसमें एक लाइन और लिख दी है, अमाउंट ऑफ टीडीएस कैन नॉट एक्सीड द रेंट ऑफ लास्ट मंथ। तो ये मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा ना, आप जब भी इसको रीड करोगे एग्जाम से पहले आपको सारी चीजें क्लियर इसमें लिखी हुई प्रॉपरली मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे सब, पेन इज नॉट प्रोवाइडेड, द रेट इज 20% करके एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिख जाएगा इसका कुछ, तो आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है। देखो सेक्शन में ऐसा कोई पॉइंट तो है नहीं कि यार ने ऐसा बोल दिया हो कि पहले रेंट 40 था और फिर रेंट 60 हो गया। लेकिन एक ऐसा केस अभी रिसेंटली मेरे साथ ऑफिस में हुआ ही था, तो मैंने क्या एडवाइस करा वो बताता हूँ। सेक्शन में कुछ नहीं लिखा है। उसका रेंट था 3 महीने तक का 40,000, और फिर रेंट कितना हो चुका है, 60,000। अब उसको टीडीएस काटना है,
60,000 हो गया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो भाई टीडीएस काटना है ना, तो 40,000 इंटू 3 प्लस 60,000 इंटू 9 का 5% टीडीएस काटना। आपको ये लग रहा होगा कि यार सर जब से रेंट हाई हुआ है तब से टीडीएस कटना चाहिए। अगर सेक्शन में ऐसा लिखा होता तो मैं तो बोल देता। अब फालतू में नोटिस वोटिस आए, इससे अच्छा तो मैं तो बोलूंगा ना उसको कि भाई तू तो पुराना का भी काट ले, और मैं बोलूंगा सामने वाले तेरे को क्या लोड है, तेरा टीडीएस कट रहा है ना, नहीं बनेगा तो तू रिफंड मांग लेना। जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं है तब तक मैं यही बोल सकता हूं। समझो, तो मैं हमेशा चाहता हूं कि चलो कंप्लायंस जो है कम ना हो, कंप्लायंस थोड़ी ज्यादा कर दो। तो ये चीज है, सेक्शन में क्लियर होगा तो मैं बिल्कुल वही काम करूंगा, या कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं उसके हिसाब से काम कर लूंगा। तो याद रखना, बीच में रेंट बढ़ गया है, बीच में रेंट बढ़ गया है, तो ये मत सोचना कि जब से रेंट बढ़ा है तब से टीडीएस काटना है। मेरे हिसाब से आप चाहो तो जब कुछ भी नहीं बताया मैंने आपको और ऐसा कुछ अजीब केस आ जाए तो 2 व्यूज आर पॉसिबल, है ना। देर इज नथिंग वेन स्पेसिफिक इन दी सेक्शन, तो हम 2 व्यूज दे सकते हैं पॉसिबल के लिए कि ये पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। और एग्जाम में एक ऐसा होता है कि अगर आप दोनों व्यू लिखते हो ना, तो एक व्यू जो सही है वो सेलेक्ट हो जाता है। पेन वाला पॉइंट बेटा, जब है ना सामने वाला जिसका हम टीडीएस कट कर रहे हैं एमसीक्यू में आए तो बेटा नहीं पूछेंगे इंटर लेवल पे। उनको पता है कि जो चीज सेक्शन में नहीं लिखी है उस चीज के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। प्रैक्टिकल इश्यूज तो आपने कभी आर्टिकल शिफ्ट की नहीं है ना बच्चों, समझो। कोई प्रैक्टिकल इशू तो आप फाइनल में तो हो नहीं जो उसको हैंडल कर लो, तो इंटर पे ऐसा नहीं करते हो। सो वो दे विल आस्क यू वट एवर देयर इज इन दी सेक्शन। सर 194 डी में एलआईसी जीआईसी जैसे पीएसयू को पेमेंट किया है तो टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। 194 डी में, यार देखो 194 डी में इंश्योरेंस कमीशन है। इंश्योरेंस कमीशन में अगर हम किसी कंपनी को पेमेंट करते हैं ना तो 10% टीडीएस कट होता है ना। सुनो, एक्चुअली क्या है इंश्योरेंस कमीशन में, यहाँ तो मैंने सिर्फ कितना लिखा हुआ है कि 5% से क्या कट होता है, टीडीएस कट होता है ना, टीडीएस कट होता है। अगर आप किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस किस रेट से कट होता है, 10% से। ये पूछ रहा है कि एलआईसी जीआईसी को पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस कट होगा कि नहीं होगा। देखो मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो मैं एक बार आपको देख के बता दूंगा कल कि कोई एक्सेप्शन है क्या उसमें, बट नहीं तो 10% टीडीएस कट होगा बेटा। हाँ अगर है ऐसा तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिर टीडीएस कट नहीं होगा, अगर नहीं तो फिर उनको बाकी कंपनीज की तरह 10% टीडीएस कट होगा। मैंने इंश्योरेंस कमीशन पे इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा, आपने पूछा है तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आ जाता हूं 194 एम में। 194 एम में टीडीएस कब कट होता है, देखो जब है ना 194 एम में टीडीएस कब कट होता है, जब 194 सी एप्लीकेबल नहीं होता है, 194 एच एप्लीकेबल नहीं होता है, 194 जे एप्लीकेबल नहीं होता है। 194 सी, 194 एच और 194 जे ये एप्लीकेबल। जैसे आई के केस में था ना, आई एप्लीकेबल नहीं होगा तो क्या एप्लीकेबल होगा, आई भी। आप पर्सनल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर आप पर्सनल नेचर की ब्रोकरेज का क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो उस पर आपको यहां पर टीडीएस कट करना पड़ सकता है। तो देखो यहां पर टाइप ऑफ पेमेंट, ये मैंने टेबल बना दी। ये टेबल जिसने बनाकर ना सारे प्रोविजन लिख लिए ऐसे करके, पहले आई एच सी जे करके लिख लिया, एक टेबल वो बन गई। फिर दूसरी टेबल क्या हो गई, ये बना दी। तीसरी टेबल एक और है इसके बाद वाली, ये बना ली, आपकी ग्रिप बन जाएगी प्रोविजन पे टीडीएस में। ये मैं दे दूंगा, मैं तो दे ही दूंगा, लेकिन आप अपने हाथ से लिखे देखो ज्यादा बेटर है। 194 एम में टाइप ऑफ पेमेंट क्या कवर है, अदर्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अदर कमीशन, अदर प्रोफेशनल फीस और अदर टेक्निकल सर्विसेज। ये 4 पेमेंट यहां पर कवर्ड है। डिडक्टर कौन होगा, ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जो पर्सनल नेचर के क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है, या ऐसा इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ या 50 लाख से कम है। टीडीएस किसका काटना है बच्चों, 194 एम में टीडीएस काटना है रेसिडेंट का। और कब काटना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। किस रेट से काटना है, आपके लिए रेट बच्चों रहेगी 5%, जो चेंज हो गई वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और एक्सेप्शन क्या रहेगा, 50 लाख। आप 50 लाख तक का क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो पूरी अमाउंट पर आपको क्या कट करना होगा, टीडीएस। ठीक है, इसका मॉड्यूल में जैसे ही आपने ये 194 एम करा ना, तो 194 एम का एक क्वेश्चन दे रखा है मॉड्यूल में, वो सॉल्व कर लेना। 194 एम जहां लिखा हुआ है ना मॉड्यूल में, उसके नीचे एक इसका क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व करके देखना। बच्चों 194 एन करके एक सेक्शन है। 194 एन करके जो एक सेक्शन है वो ये कहता है कि यार बैंक से आप पैसे निकालते हैं, विड्रॉल फ्रॉम बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन बैंकिंग बिजनेस। अगर आप बैंक से पैसे निकालते हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में
आपको टीडीएस, आपके अमाउंट से टीडीएस कट हो जाएगा। ये प्रोविजन ये कहता है जैसे आपका बैंक अकाउंट है और आप अपने बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा का क्या निकालते हो, कैश निकालते हो, तो उस केस में जब आपको बैंक आपको कैश का पेमेंट करेगी तो 1 करोड़ से ज्यादा वाली अमाउंट पे, अब पहली बार वो सेक्शन आया है जहां पर ज्यादा वाली अमाउंट पे क्या कट हो रहा है, टीडीएस। तो 1 करोड़ से ज्यादा वाली अमाउंट पे क्या कट हो जाएगा, टीडीएस कट हो जाएगा 2% से। लेकिन अगर पेमेंट निकालने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई तो 3 करोड़ तक का वो कैश निकाल सकते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा वाले पेमेंट पे, 3 करोड़ से ज्यादा वाले पेमेंट पे उनका टीडीएस कट हो जाएगा 2% से। ठीक है, यहां पर अभी तक हर जगह रेसिडेंट 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 था, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन। तो इसको ध्यान से रीड कर लेना कि भैया ये एनी पर्सन है। इतने फाइन पॉइंट्स पे चले जाए इंस्टीट्यूट मुश्किल लगता है, लेकिन यस है ना, एक बार देख लेना। टीडीएस कब कट होगा, तो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल कट होगा। अब ये पहली बार यहाँ पर चेंज आया, हर जगह एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर था, अब यहाँ पर क्या आ गया, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल टीडीएस कट किया जाएगा। टीडीएस किस रेट से कट किया जाएगा, 2% से कट करेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे हैं जिसकी ड्यू डेट जा चुकी है, तो उस केस में क्या होगा, तो भैया उस केस में इफ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऑल द 3 प्रीवियस ईयर्स, ऑल दी 3 प्रीवियस ईयर, तो भैया 20 लाख तक वो निकालता है साल भर में, साल भर में वो 20 लाख तक निकालता है तो टीडीएस कट नहीं होगा। लेकिन 20 लाख से ज्यादा निकालता है तो 20 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का 2% कट होगा अप टू 1 करोड़, और 1 करोड़ से ज्यादा वाली अमाउंट का कितना कट होगा, 5%। जहां जहां 1 करोड़ है वहां 3 करोड़ कर देना। अगर कौन निकाल रहा हो पैसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 20 लाख से लेके 3 करोड़ तक निकालती है तो उनका टीडीएस 2% से कट होगा, और 3 करोड़ से ज्यादा वाली अमाउंट है तो उसका 5% टीडीएस कट होगा। स्लैब, स्लैब, हाँ इसके लिए स्लैब, मतलब आप टीडीएस निकाल, स्लैब निकालना कि जैसे अगर एक 80 लाख रुपए निकाले तो 60 लाख का 2%, और 1 करोड़ 20 लाख निकाले तो 80 लाख का 2%, 20 लाख का 5% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट का मतलब स्लैब है बेटा, ये स्लैब है। क्या क्या हो रहा है बेटा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, देख क्रेडिट का मतलब ये होता है, देख 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 देख, आप किसी को पेमेंट करते, जैसे रेंट का पेमेंट करते, तो रेंट मेरे को तेको रेंट पे करना है, तो मेरे लिए रेंट खर्चा है, तो रेंट टू हिमांशु करूंगा ना, रेंट टू हिमांशु करूंगा ना, तो मैं तेको क्रेडिट कर रहा हूँ। अब देख रेंट बनता है मान ले 3 लाख का, और उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा 10%, अगर ये बिल्डिंग है तो मैं तेको क्रेडिट कितने से करूंगा, 270 से, 3 लाख का 10%, और 30,000 रुपये कहाँ डाल दूंगा मैं, टीडीएस पेबल में। तो मुझे इसी टाइम पे, मेरे को अगर एकेडमी वाले पेमेंट नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही ड्यू की एंट्री पास करते हैं मेरे, तो मेरा वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास क्या कर देते हैं, जमा। मतलब मेरे को पेमेंट नहीं मिला है, लेकिन इनकम टैक्स को तो क्या मिल चुका है, पेमेंट मिल चुका है। ओके 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 ओके, सुन वो एक और क्वेश्चन सर, ये पूछ रही कि नॉन रेसिडेंट का तो टीडीएस कहीं कटता ही नहीं है फिर। नहीं नहीं नहीं, नॉन रेसिडेंट का टीडीएस सेक्शन 195 में कटता है, जो भी उनका पेमेंट बन रहा होता है। सुनना, 195 ये कहता है कि जो भी रेट दे रखी है वो रेट से टीडीएस काटो, रेंट है तो रेंट के रेट से काटो, बाकी कमीशन है तो कमीशन के रेट से काटो, उसी रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन सेक्शन क्या होता है, 195, लेकिन उनमें टीडीएस काटते टाइम 4% सेज और जोड़ देते हैं। मतलब क्या, 5% के साथ सेज भी लेंगे, तो 5% का कितना कर दो, 4%, तो आपकी टीडीएस की रेट उतनी हो जाएगी। 10% का कितना कर दो, 4% और जोड़ दो सेज का, सेज भी रिकवर कर लेते हैं उनसे। ऐसा है 195 में। आ जाते हैं इधर। अब मैं क्या बोल रहा था, ये बात ध्यान रखना। हाँ, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन्हें 3 साल के रिटर्न, पिछले 3 सालों के रिटर्न, 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे हैं, और वो 4 करोड़ रुपए उन्हें कैश निकाल लिए, तो 20 लाख से लेके 3 करोड़ तक 2%, और 1 करोड़ का 5% टीडीएस कट हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं 194N में ही, अगर पैसे निकालने वाली ही बैंक है, पैसे निकालने वाली ही बैंक है, ठीक है, या गवर्नमेंट है, या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, या एटीएम ऑपरेटर है,
बैंक से पैसे निकालने वाले कितने लोग हैं? जो बैंक के बिहाफ पे एटीएम ऑपरेट करते हैं, या तो वो पैसे निकाल रहे हैं। बैंक का एक एजेंट है जो दूर दराज इलाकों में बैंक के ब्रांच का रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। गवर्नमेंट पैसा निकाल रही है, दूसरी बैंक ही क्या कर रही है, पैसा निकाल रही है। उसके ऊपर टीडीएस कट नहीं होगा 194N के अंदर। सर टीडीएस में जो टीडीएस कटता है उसकी क्रेडिट मिलती है क्या? बेटा आपका जो टीडीएस कट होता है, आपको याद होगा मैंने हमेशा कहा है, ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है। जैसे आपको रेंट मिला है 270 का, लेकिन ये 90% है। आप अपनी इनकम कितनी दिखाओगे? 3 लाख। अब इस 3 लाख के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। 3 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करोगे, टोटल टैक्स आएगा। इस टोटल टैक्स में से वो टीडीएस माइनस कर देना। इसका मतलब जो हमने टीडीएस पे करा है वो हमें पे करने बाद में जो हमारा जितना टैक्स बनेगा उसको पे करने की जरूरत नहीं। टीडीएस की भी क्या मिलती है? क्रेडिट मिलती है। ठीक है। अब ये यहां पर मैंने लास्ट में यहां लिख दिया था, इफ इन केस पेमेंट इज मेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिट इज 3 CR। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज 194IA करके। 194IA 194IA मतलब आप मकान खरीद रहे हैं। तो मकान खरीद रहे हैं तो सामने वाले को क्या करोगे? पेमेंट करोगे। तो जो भी व्यक्ति परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करेगा और सामने वाले को क्या करेगा? पेमेंट करेगा, तो वो सामने वाले का टीडीएस काट लेगा, बेचने वाले का टीडीएस काट लेगा। मैंने 1 करोड़ का मकान खरीदा तो मैं सामने वाले का 1% से टीडीएस कट कर लूंगा। टीडीएस कौन कट करने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, बायर कट करने वाला है। किसका टीडीएस कट होगा? रेसिडेंट सेलर का टीडीएस कट होगा। कब टीडीएस कट करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस किस रेट से कट करना है? 1% से कट करना है। लेकिन 1% एक्चुअल कंसिडरेशन का करना है कि स्टैंप वैल्यू का करना है? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। टैक्स कम आ रहा है और टीडीएस ज्यादा आ रहा है, बेटा रिफंड मिल जाएगा, है ना। आप बाद में रिफंड ले सकते हो और विथ इंटरेस्ट मिलेगा बेटा रिफंड। तो कोई ऐसा, इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि कभी कभी हमको डिलेमा रहता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा टीडीएस कटवा देते हैं कि जान दो यार कोई दिक्कत नहीं, क्लाइंट का खर्चा तो डिसअलाउ नहीं होना चाहिए कम से कम, राइट। क्योंकि वो सामने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसका टैक्स नहीं बनता होगा तो विथ इंटरेस्ट ही विल गेट द रिफंड। लेता हूं बड़ा डाउट मैं भी ना। अब इधर देखिएगा, 1% ऑफ, मेरे को याद है आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं लास्ट में बता दूंगा। 1% ऑफ स्टैंप वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। हाँ टीडीएस कब नहीं काटना है? जब एक 50 लाख से कम का क्या कर रहे हो? पेमेंट है। एग्जैक्ट 50 लाख हो तो भी क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आप मकान बेचो, ऑफिस बेचो, जो बेचना है बेचो, आपको यहाँ पर टीडीएस काटना पड़ जाएगा। लेकिन आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड विच इज नॉट द कैपिटल असेट्स, उसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। क्या? बिल्कुल 100% कटेगा। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी इंसान परचेस कर रहा है वो सामने वाले को, अपन जो सेल कंसिडरेशन लिखते हैं ना बेटा, बस 50C के में वो सेल कंसिडरेशन हम उसको पूरा नहीं पे करते, माइनस करके देते हैं हम उसको। लेकिन सुन, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने 1 करोड़ का घर खरीदा, तो 1 करोड़ का घर खरीदा, उसकी स्टैंप वैल्यू कितनी है? 1.5 करोड़। तो सेल कंसिडरेशन क्या लिखूंगा मैं? 1.5 करोड़। ये तो मेरी सेल कंसिडरेशन है, लेकिन मुझे 1.5 करोड़ नहीं मिले होंगे। सामने वाले ने मुझे 1.5 करोड़ के ऊपर 1% से क्या कट कर लिया होगा? टीडीएस। तो मैं तो अपने टीडीएस को सेल कंसिडरेशन में जोड़ के लिखूंगा, जोड़ के ही लिखूंगा। तो सर फिर आपका टैक्स ज्यादा आ जाएगा, ऑलरेडी टैक्स कट गया। तो मैंने बोला ना टैक्स ज्यादा आ जाएगा ना, तो लास्ट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट ले लेंगे। तो जैसे आईटीसी मिलती है वैसे इसकी भी तो क्रेडिट मिलती है। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अदर सोर्सेस में। वो इनकम टैक्स के ऊपर जो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है उसको, इनकम टैक्स का रिफंड इज नॉट टैक्सेबल, बट इनकम टैक्स का इंटरेस्ट पे जो रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल है भाई यार, वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। सर एडवांस टैक्स टैक्स कंसिडर करके डिपॉजिट करना या एक्चुअल टैक्स इनकम पर एडवांस टैक्स? तो जैसे हमारा यहाँ ट्रांजैक्शन पर टीडीएस भी कटेगा और एडवांस टैक्स भी भरना है। हाँ तो सुनो यार, आप जब अपनी एडवांस टैक्स किस पे भरते हो? एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी पे भरते हो। तो आप अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी निकाल लो कि भाई मुझे साल भर में मेरे को 3 लाख का टैक्स भरना है, लेकिन ये भी पता कर लूंगा ना कि मुझे 3 लाख में से मेरा टीडीएस भी तो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा।
समझो, तो मेरे को पता रहेगा क्या है, मेरा 3 लाख में से 2 लाख का तो टीडीएस कट जाएगा, तो मैं 3 में से 2 वाला हटा दूंगा, तो मैं अपना एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी के लिए 1 लाख ही कंसिडर करूंगा। तो आप जब एडवांस टैक्स कैलकुलेट करो तो एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी में से टीडीएस जो आपका लगता है कि कट सकता है वो आप क्या कर दीजिए, रिड्यूस। मतलब हाँ, आपको ही सोचो कि आपका इतना टैक्स बन रहा है 3 लाख, आपका टैक्स बन रहा है 3 लाख, कोई मेरा टीडीएस वीडीएस कट के मेरा 2 लाख क्या कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर ही देगा, तो बचेगा कितना मेरा, 1 लाख। तो वो 1 लाख ही मुझे क्या करना है, एडवांस टैक्स के फॉर्म में पे करना है। अब फिर भी ज्यादा हो गया, मान लो गलती हो गई, फिर ज्यादा हो गया, तो लास्ट में क्या कर देना, जो आपका टैक्स बनेगा उसमें से टीडीएस भी माइनस करना, एडवांस टैक्स भी माइनस करना, जो और कम बना तो वो पे कर देना, नहीं तो जो ज्यादा पे कर दिया वो रिफंड ले लेना, दोनों ही चीज का रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि एडवांस टैक्स तो एस्टिमेटेड है ना बॉस। ऐसा है। आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता। राइट, अरे वो आईटीसी अलग है, अरे वो अलग है भाई, वो अलग है, ये जीएसटी मतलब आईटीसी जैसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें तो रिफंड मिलता है इनकम टैक्स में, वी आर डिफरेंट। अच्छा, अब यहां देखो, ला 194 एल ए, 194 एल ए में अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरी क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, तो उसका टीडीएस कट होता है। एक्वायर करने वाली कौन होगी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसको पेमेंट कर रही होगी, रेसिडेंट को। पेमेंट करते टाइम, एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्या कट कर लेंगे, टीडीएस कट कर लेंगे। रेट कितनी रहेगी, 10% रहेगी बच्चों। ये टाइम और रेट याद करवाना में आपको लिखना पड़ेगा, तो याद होगा, किसी दिन 1 घंटे बैठ के लिख लेना, याद हो जाएगा। 2.5 लाख, 2.5 लाख तक का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो पूरी अमाउंट पे टीडीएस कट करना पड़ेगा। और नो टीडीएस ऑन अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन लैंड हो चाहे रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, वहां टीडीएस कट नहीं होगा। यहां याद रखना कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो तो टीडीएस कट नहीं होगा। ये हम बेच रहे हैं, ये हम बेच रहे हैं 194 ए में, और 194 एल में गवर्नमेंट छीन रही है। ठीक है, वापस बोल दे, क्या बोलना है। 194 आईए में हम गवर्नमेंट, मतलब हम किसी को प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और 194 एलए में एक तरीके से गवर्नमेंट हमसे प्रॉपर्टी क्या कर रही है, परचेस कर रही है। गवर्नमेंट बोलती है एलए प्रॉपर्टी करके, L94 LA, ठीक है। ला प्रॉपर्टी 94 LA करके, हाँ कुछ बोला होगा। सो ये चीज है। सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की क्यों मिलती है, भाई नहीं मिलती क्यों। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से जो कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन करती है, तो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होता है, आपको सर ने बताया होगा, सर ने बताया होगा, इस वजह से तो उसका वो कंपलसरी एक्विजिशन करते हैं ना, तो उसकी सेक्शन 10 में क्या मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाती है, इसलिए। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड वहां इसलिए कि वहां उसका, वहां पर कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उसकी सेक्शन 10 में एक एग्जम्पशन है एग्रीकल्चर लैंड की कंपलसरी एक्विजिशन की, इस वजह से यहां पर टीडीएस नहीं कट होता। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट टेबल आ गई है। नेक्स्ट टेबल काफी इंपॉर्टेंट टेबल होने जा रही है। 194Q, 194DA, 194G और 194B। ठीक है, ये चारों को अपन देखते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट, 194Q बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एम का मॉड्यूल में क्वेश्चन है, करके जाना, और एम के बाद एन का है, वो भी रट के जाना, करके जाना, जो आपको करना है, क्योंकि और 194Q का भी एक क्वेश्चन है, वो भी आपको करके जाना है। 194Q, परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स करने पे, कोई सा भी परचेज ऑफ गुड्स करोगे, सर्विसेज पे नहीं, गुड्स के परचेज पे क्या कट होगा, टीडीएस कट होगा। टीडीएस कौन कट करेगा, ऑब्वियसली बात है, बायर। पेमेंट जो कर रहा होगा सेलर को, तो वो टीडीएस कट करेगा। रेसिडेंट सेलर को पेमेंट कर रहा होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। रेसिडेंट सेलर को हम पेमेंट करें तो उनका टीडीएस काट लेंगे। किस टाइम पे काटेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस की रेट बहुत कम है बच्चों, यहाँ पे 0.1%, 0.1% ऑफ सेल कंसिडरेशन, 0.1% ऑफ सेल कंसिडरेशन, 0.1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। सुनना, यहां पे टीडीएस तब काटना है जब आपका पेमेंट किसको एक्सीड करता है, 50 लाख को एक्सीड करता है, और टीडीएस 50 लाख से एक्सीडिंग वाली अमाउंट पे काटना है। आप भाई को 52 लाख का पेमेंट करते हो तो 2 लाख का टीडीएस काट लेना। आपने 30 लाख का, सारी 50 लाख की लिमिट साल भर में, आपने जून में पेमेंट किया 30 लाख का, टीडीएस मत काटना। आपने इधर से सितंबर में पेमेंट कर दिया 10 लाख का, टीडीएस मत काटना। फिर इधर नवंबर में पेमेंट कर दिया 12 लाख का, तो अब टीडीएस काटना पड़ेगा कितने पे, 50 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट, 2 लाख पे आप क्या करना, टीडीएस काटना 0.1% से। तो
ये चीज रहेगी। दोस्तों यहाँ पर 0.1% ऑफ सेल कंसिडरेशन लिखा है, उन्होंने नहीं बताया है कि यार जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर टीडीएस काटना है या फिर नहीं काटना है। अ, जब भी डिलीमा वाली चीज होती है तो अ, हम मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहता है कि हम जीएसटी जोड़कर देख लो। सेल कंसिडर कुछ नहीं बोला गया है तो क्या करो, जीएसटी जोड़ो, क्योंकि कुछ सेक्शन में तो उन्होंने क्लियर कर रखा है कि जीएसटी कंपोनेंट पे क्या नहीं कट करना है, टीडीएस। तो अब टू व्यूज आर पॉसिबल, बट व्हाट आई विल से कि यार टीडीएस में ज्यादा बेटर रहता है कि आपने जीएसटी जोड़ के देख लो भाई। जीएसटी जोड़कर रख, जैसे अगर मान लो कि आपसे बोलते 50 लाख 48 लाख का हमने माल खरीदा विदाउट जीएसटी, प्लस जीएसटी मिला देंगे तो अमाउंट ज्यादा हो रहा है, वही कट कर लो यार। जब तक क्या कर लो, कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं हो तब तक क्या कर लो, कट कर लो। तो हम टीडीएस यहां पर कट करेंगे। सेल कंसिडरेशन में जीएसटी भी जुड़ता है, इसलिए जीएसटी के ऊपर भी क्या कट करेंगे, टीडीएस। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, 0.1% है। और जो 50-50 लाख से ज्यादा के माल खरीदा उसके लिए 0.1% से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा सुनो, ठीक है, अब इधर देखना, नो टीडीएस, नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q if TDS is deductible under any other section। अगर टीडीएस किसी और सेक्शन में डिडक्टिबल है तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर से वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, आपने जो शर्ट बना के दिए हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल इज बिंग परचेज फ्रॉम यू ओनली, देन इट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें 194C में क्या कट होगा, टीडीएस। तो अगर कहीं और टीडीएस कट होगा तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, कहीं और टीसीएस कलेक्ट होगा, कहीं और टीसीएस कलेक्ट होगा तो भी वहां पर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 206C सबसेक्शन 1H में टीसीएस कलेक्ट होगा और इधर टीडीएस कलेक्ट करने की भी बात आ रही है, तो भैया फिर जब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, कौन से सेक्शन में, 194Q में और 206C सबसेक्शन 1H, दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो फिर उस केस में क्या करना है आपको, 194Q एप्लीकेबल करना है। नहीं नहीं, 194Q ही लिखवा है बेटा, देख 194Q एप्लीकेबल होगा। अगर कोई और सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, कोई और सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 206C सबसेक्शन 1H हो रहा है तो फिर 194Q लगाना है, 194Q लगाना है, वही 194Q लगाना है, प्लीज ध्यान रखना। देखिएगा, ये मैंने यहां लिखकर दे दिया है। अच्छा सी, 206C सबसेक्शन 1H क्या करता है, टीसीएस कलेक्ट करने की बात करता है। जो सेलर है वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा, सेम प्रोविजन है, आपको बताया था मैंने, सेम प्रोविजन देखो यहां लिखा हुआ है, सेम प्रोविजन। सेलर ऑफ गुड्स विल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। लेकिन सुनना, 194Q कब एप्लीकेबल होगा, जब बायर का टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है। 206C सबसेक्शन 1H कब एप्लीकेबल होगा, जब सेलर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है। अब मान लो कि मैं किसी व्यक्ति, मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, मैं किसी व्यक्ति से माल खरीदता हूं, मैंने उससे 55 लाख का माल खरीदा, उसका टर्नओवर ज्यादा नहीं है तो सेलर का टर्नओवर ज्यादा नहीं है, तो भैया मुझे क्या करना है, 194Q में टीडीएस कट करना है, जितने का मैं माल खरीदूंगा 50 लाख से ज्यादा वाला 0.1%। लेकिन मान लो कि मेरा टर्नओवर कम है 10 करोड़ से, लेकिन सेलर का टर्नओवर क्या है, ज्यादा है, तो वो मेरे से क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैसे कलेक्ट करेगा, 50 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट का 0.1% टीसीएस कलेक्ट कर लेगा 206 सबसेक्शन 1H के अंदर। और मान लो कि मेरा टर्नओवर भी ज्यादा है और उसका टर्नओवर भी ज्यादा है, तो फिर उस केस में 194Q में टीडीएस काटना, बायर क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। ठीक है। अब 194G करके, 194G करके यार आएगा तो ठीक है, एग्जाम में नहीं आना, इस टाइम पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉटरी कमीशन है बच्चे, लॉटरी पे, लॉटरी टिकट जो गवर्नमेंट की बेचता है, कहीं स्टेट में लॉटरी वॉटरी चलती होगी, तो जो लॉटरी टिकट बेचने के लिए कमीशन मिलता है उसका उसका टीडीएस क्या हो जाता है, कट हो जाता है, 5%, 15,000। टीडीएस को ऐड करने के बाद जीएसटी लगता है, हाँ, जीएसटी आपको सर ने बताया होगा, टीडीएस ऐड करने के बाद ही जीएसटी लगता है बेटा। लेकिन टीसीएस के केस में नहीं है, टीसीएस के केस में नहीं बताया होगा आपको उनने, आपको निखिल सर ने जब बताया होगा तो टीसीएस के केस में नहीं बताया, जीएसटी के केस में तो, सॉरी ये क्या बोलते हैं, टीडीएस के केस में तो जीएसटी जोड़कर ही लगेगा, है ना।
और दोस्तों ये कैजुअल इनकम का पढ़ लेना यार। कैजुअल इनकम पे 30% से क्या कट होता है, टीडीएस करके कट होता है ना। कैजुअल इनकम पे मेरे को इतना खास नहीं दिखा, है ना, ये बात है। ठीक है। सो आप ये इतने सेक्शंस पढ़िए, कल मैं रिमेनिंग सेक्शंस और टीसीएस वगैरह आपको कंप्लीट करके एडवांस टैक्स कल कंप्लीट करा दूंगा ये वाला चैप्टर। अब इतने सेक्शंस पढ़ के रखो, मैं शीट भेज रहा हूँ आपको। टाइम बेटा कुछ नहीं बोलूंगा तो सेम रहेगा, कुछ नहीं बोलूंगा तो सेम रहेगा। पीडीएफ भेज रहा हूँ, ये अभी हाल ही भेज रहा हूँ। बस याद रखना रेट वाला, रेट 5% 2% में वो कंफ्यूज मत होना, वो अपने लिए नहीं है, अपने लिए 5 ही रहेंगे। करवा देंगे बेटा। सुनो मैं आपको है ना एक काम और कर रहा हूँ, मैं आपको 5 6 क्वेश्चन पीजीबीपी के और भेज रहा हूँ। कैपिटल गेन के आपने कर लिए क्या, बन गए वो शीट के क्वेश्चन, वो शीट के बन गए क्या, तो ठीक है, तो मैं आपको पीजीबीपी के 6 क्वेश्चन भेजता हूँ और सैलरी के 6 क्वेश्चन भेजता हूँ, तो वो करो। और उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन 6 भेजूंगा, वो करो। और फिर अपन लास्ट में ये टीडीएस को तो रटना है, टीडीएस करके खत्म करेंगे।